चलो ध्यान दो। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं, यानी कुल मिला के इसको कहा जाता है तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भारत का संविधान तुम लोग पढ़े नहीं पढ़े हो तो जाके थोड़ा पढ़ लो बाबू, तेज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है, संविधान तो हर एक देश का होता है, लेकिन संविधान की कुछ विशेषताएं होता है, संविधान की कुछ विशेषताएं होता है। उस विशेषताओं को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर आप समझ पाते हो अपने संविधान की कुछ खास बातें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक देश का क्या होता है, अपना एक संविधान होता है, और हर संविधान जो है अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश के गवर्नेंस के लिए, अपने देश के नागरिकों के हक की रक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व होती है। और हर एक देश का संविधान जो है उस देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है, जो उस देश के सरकार हो, प्रजा हो, आम लोग हो, ऑफिसर्स हो, हर एक लोग को क्या करना पड़ता है, मानकर चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। सो हमारे संविधान की भी कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके जो हमारा संविधान का कोर चीज है। अगर इसको तुम समझती हो, तुम संविधान को बड़ा अच्छे से समझ जाओगे, है ना। और संविधान में तुम्हारा रुचि है तो संविधान में बहुत सारा स्कोप है। सबसे पहला फीचर्स का बात करते हैं, जिस फीचर्स को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, या इसको कहते हैं लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा संविधान को अगर तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा एक चीज कि बड़ा ही लॉन्गेस्ट है यार, बड़ा ही लेंथीस्ट है। लेंथीस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, काफी ब्रॉडर है, इतना छोटा होता नहीं है। ये नहीं कि पढ़ते खत्म, ऐसा बात नहीं है। पढ़ते तो पढ़ ही रहे, 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 जवानी खत्म हो गया लेकिन अभी संविधान खत्म नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। संविधान को खत्म किया जा सकता है। हालांकि जैसे हम जब से हम पढ़ा रहे और जब से हम पढ़ रहे, हम संविधान को आज तक खत्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी संविधान का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हम खत्म कर चुके हैं। सो आज हमको देखना नहीं पड़ता है, बल्कि हम जो है उस पार्ट, उस शेड्यूल, उस आर्टिकल्स को जो है मेरी जुबान पे है, तो ये जुबान पे लाने के लिए जो है पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है समझना पड़ता है ना। समझा हुआ चीज हमेशा याद रहता है, रटा हुआ चीज जो है ठीक उसी टाइम पे याद रहता है जब तुम पढ़ी हो रहे हो, रिवीजन देना पड़ता है। सो अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हम पूरा जब संविधान तुम लोग को बता है तो तुमको आभास हुआ होगा कि हमारे संविधान को, भारत के संविधान को सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लार्जेस्ट? लार्जेस्ट का मतलब होता है जो बड़ा होगा। तो हमारे संविधान में ऐसा क्या बड़ा है? तो हमारे संविधान में सबसे बड़ा है कि हमारे संविधान में जितना आर्टिकल है 395 जब बना था, मतलब जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तो टोटल आर्टिकल 395 था। अच्छा, ये जो 395 आर्टिकल है दुनिया के और किसी भी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। यानी दुनिया के और किसी देश के संविधान में इतना ज्यादा आर्टिकल, इतना अनुच्छेद देखने को ही नहीं मिलता है। इससे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा जो संविधान है दुनिया के बाकी देशों के संविधान से क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसका आर्टिकल ज्यादा है। आर्टिकल ज्यादा है तो यानी क्या है, बहुत सारे बातों को डिटेल में लिखा गया है ना, शॉर्टकट में उड़ा नहीं दिया गया है। आर्टिकल 395 है। वहीं पर अगर बात बताया जाए तो संविधान में एक और चीज होता है, पार्ट, भाग होता है। बताया था ना, भाग अगर देखा जाए तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 22 भाग था। दुनिया का और कोई देश का संविधान नहीं है जहां पे 22 ठोस भाग होगा। अच्छा, भाग के अलावा देखा जाए तो हमारे संविधान में एक होता है शेड्यूल, होता है ना शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल हमारा जब बना था संविधान तो उस समय टोटल शेड्यूल कितना था? 8। यानी दुनिया के कोई भी संविधानों में ना इतना आर्टिकल देखने को मिलता है, ना इतना पार्ट देखने को मिलता है, और नहीं इतना शेड्यूल देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत का संविधान के साथ एक नाम और एक टाइटल आ जाता है, और वो ये है कि भारत जो है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वेयर द numbers of articles, numbers of parts and numbers of schedules and in a full details, ना बहुत सारा डिटेल, मतलब पूरा पूरा डिटेल में जो है तुम लोग को
मिलेगा। तो पहला समझना है हमारा संविधान क्या है। अगर कोई पूछे कि भारत के संविधान की 2 विशेषता बताओ, पहला तो क्या है, सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। कैसे है बाकी बता देना। देखो अमेरिका का जब संविधान बना था तो 7 गो आर्टिकल था, है ना। दुनिया के साउथ अफ्रीका का बना था तो 128 गो आर्टिकल था। तो बताओ ना, दुनिया का सबसे ज्यादा संविधान में आर्टिकल किसका है? भारत। सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? भारत। सबसे बड़ा शेड्यूल किसका है? भारत। बड़ा कौन हुआ? भारत। कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आए कि नहीं। उसके अलावा देखा जाए तो दूसरा एक फीचर्स क्या है हमारा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ भैया, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखित संविधान है। ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है, हमारा सब कुछ लिखित है, सब कुछ कागज पे लिखा हुआ है ना। कागज दिखा के तुमको पीटेगा। हाँ, इसीलिए जब पुलिस अरेस्ट करने आता है तो कागज दिखाता है, देख का किया, सेक्शन 323 के धारा के तहत तुम मर्डर किया, पराक पराक देता है उस टाइम पे, यानी लिख के दिखाता है। ये तो है कि तुम जो जाकर इसी उठा लेंगे। आज का मुंह का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, लिखा का सब कुछ वैल्यू है, लिखवा के लाओ। अब तुम जाओगे कोई मेडिकल डॉक्टर, कोई लाइक मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहां पे भी अगर है मेडिसिन, कई मेडिसिन होता है लिख के, जब तक नहीं डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन रहेगा तब तक देवे नहीं करेगा, है ना। तुम जाके नींद का गोली मांगो, तुम्हारा बोलेगा डॉक्टर का कहाँ लिखा है नींद का। ओ, किसी को तुम मानना चाहता है, पराक पराक तुमको वहां पे देगा। तो मतलब क्या है, हर कुछ लिखित है। हमारा संविधान भी क्या है? लिखित है ना भैया। जैसे मुंह से बोलने से कई जगह क्या होता है, काम नहीं चलता। बैंक में जाओगे, हमारा एटीएम भुला गया, बोलने से ना होगा, लिख के दो, अर्जी करके दो, लेटर। तो संविधान भी हमारा क्या है? लिखा हुआ, हर कुछ लिखित है, और ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सो इंडिया का संविधान का सबसे दूसरा फीचर्स क्या है? ये लिखित है ना। ये हम लोग को मिल जाता है। अगला दिन हम ले आएंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का बुक ठो, सो हम तुमको दिखाएंगे, है ना, कैसा होता है संविधान का बुक ठो, है ना। समझना है। तो हमारा दूसरा फीचर्स क्या होता है? हमारा संविधान लिखित संविधान है। और लिखित संविधान का खास बात पता है क्या होता है? गड़बड़ी का सवाल नहीं होता है। जब तुमको लिखे दिया गया कि तुम्हारा ई है, तुम्हारा ये आर्टिकल के तहत ई होता है, ये आर्टिकल के तहत ई होता है, तो फिर तो झमेला ही खत्म हो गया, मारपीट का झमेला ना। ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, देख ले, नहीं है तो नहीं होता है। कई दफा कोई इंसान, अब देखो कई दफा लोग क्या होते हैं ना कि नहीं मानते हैं, थेथराई करते हैं। तो कई दफा थेथराई के लिए अच्छा है कि लिखित, आई देख, बोलेंगे कम, देख ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसको रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में काहे इसको रिटेन संविधान है। तो भारत का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इंडिया का संविधान रिटेन है। अच्छा, दूसरा बात किया जाए तो इंडिया का संविधान जो है बोथ फ्लेक्सिबल है और क्या है? रिजिड है ना। ये पकड़ पा रही हो तुम लोग क्यों ऐसा है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, यानी दोनों का मिश्रण है, मिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ये डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट पे तुम संविधान में चेंजेस लाना चाहते हो, उस आधार पर हमारे संविधान में बताया गया है। उसके लिए सिंपल है कि स्पेशल है ना। हमारे संविधान में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट में अमेंडमेंट करोगे उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे साधारण बहुमत से हो अमेंडमेंट होगा कि स्पेशल बहुमत से अमेंडमेंट होगा। जैसे जैसे हमारे संविधान में टोटल 3 मेथड है। सिंपल मेथड है, तो सिंपल सब्जेक्ट के लिए, यानी साधारण सब्जेक्ट के लिए सिंपल मेजोरिटी है, जहां पे सिंपल बस 50% मेजोरिटी से काम चल जाएगा। एक जगह अगर उसमें चेंज करना चाहते हो तो वहां पे कैसा मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल। तो वैसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब में चेंज करना चाहते हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल का मतलब क्या होता है? 66.5%। स्पेशल मतलब क्या? 2/3 मेजोरिटी, नहीं समझी? 2/3 मेजोरिटी है ना, 66.5% है ना। 100 में 66.5% का बहुमत होना चाहिए, बट एक में 85% बहुमत से हो जाएगा सिंपल में। तो एक और आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट, ये वो सबसे लास्ट वाला। इसमें क्या होता है, अगर तुम राष्ट्रपति का इलेक्शन में चेंजेस करना चाहते हो तो उसमें चाहिए तुमको एक तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और ऊपर से जितना भी स्टेट है उनमें आधा स्टेट, 14 स्टेट का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके उसमें परिवर्तन कर सकते हो संविधान में। तो हमारे संविधान में चेंजेस करने का बहुत सारा नियम है। देखो सिंपल है जो दिखा रहा है, फ्लेक्सिबल भी है, को रिजिड वाला है जो दिखा रहा है रिजिड भी है। इसलिए क्या बोथ है, सिंथेसिस है, मिश्रित है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ
फ्लेक्सिबल एंथिसिस। फ्लेक्सिबल और सिंथेसिस को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल और रिजिड को कहते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है वो दोनों का एक मिश्रित रूप है, लचीला भी है साधारण विषय में चेंजेस लाने के लिए, और रिजिड भी है स्पेशल सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। दोनों ही है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ तुम, समझ में आया कि नहीं? फ्लेक्सिबल रिजिड समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो हमारा संविधान का एक और विशेषता है। बोलो तो क्या विशेषता है हमारे संविधान का? हमारे संविधान की एक और विशेषता क्या है कि हमारे संविधान में जो है, हमारा जो संविधान है वो क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? लोगों को देता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। देखोगे हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन सा पार्ट में है? पार्ट 3। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। मतलब हमारा संविधान का एक सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि हमारा संविधान जो है अपने देश के नागरिकों को क्या देता है? कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जिससे वो अपने जीवन में क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है? अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जीवन में कुछ करने के लिए जो है उसको आजादी दी गई है ना? एक इंसान है तो इंसान का जीवन ऐसा थोड़ा होता है मशीन जैसे करोगे वैसे रहेगा। नहीं भाई, उसकी इच्छा है, उसकी फीलिंग है, उसकी इमोशंस है, उसका कुछ फ्रीडम है, उसकी लिबर्टी है ना? आप उसको तो छीन नहीं सकते हो ना, रोक टोक तो नहीं कर सकते हो ना भैया। तब तो फिर उसका जीवन तो क्या है? मानो जंजीरों में बंध जाएगा। ये जो बात कहा था रूसो, पता है ना? मैन बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही चैन। इंसान पैदा तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन पैदा होने के बाद उसको लगता है गलती कर दी है, कि ही इज इन चैन। वो हर जगह जंजीरों में रहता है। वहां पे जाओ तो इनसे पूछो, उधर जाओ तो उनसे पूछो, वहां जाओ तो उसके अथॉरिटी में, वहां जाओ तो अपना तो कोई वजूदे नहीं। इसीलिए हमारा संविधान क्या करता है? हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है। मतलब ये समझ में आता है कि भाई हमारा संविधान जो है नागरिकों का बात सोचता है, नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की अधिकार को क्या किया है? ग्रांट किया, दिया है। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो हमारा भारत का संविधान जो है क्या करता है? क्वाजी फेडरलिज्म में विश्वास करता है। क्वाजी फेडरलिज्म में विश्वास करता है। क्वाजी फेडरलिज्म मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स क्या है? क्वाजी फेडरलिज्म। क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब होता है भारत का संविधान जो है भारत को एक संघात्मक सरकार में बनाया है। संघात्मक का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब क्या होता है? जहां पे दो सरकार होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का संभालता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट को संभालता है। यानी दो सरकार है। इसी को तो कहा गया क्वाजी फेडरलिज्म, है ना? जहां पे क्या है? फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। बताए थे ना? फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी फेडरल तो रहेगा, यानी दो तो सरकार रहेगा, केंद्र सरकार भी रहेगा भारत में, राज्य सरकार भी रहेगा। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करेगा और राज्य सरकार अपने अपने राज्य के लिए काम करेगा, जिससे राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, जिससे पूरा भारत का विकास होगा, जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा, है ना? तो लेकिन दो तो सरकार है, लेकिन ज्यादा शक्ति जो है वो केंद्र सरकार का होगा। अंडरस्टैंड कि नहीं? बताओ। यही तो हम पढ़ाए थे ना, इसी को कहते हैं क्वाजी फेडरलिज्म। हम पूरा तरीके से फेडरल नहीं है अमेरिका की तरह, हम पूरा फेडरल नहीं। अमेरिका पूरा फेडरल है। आएगा एग्जांपल कि दुनिया का कौन सा देश है जो पूरा फेडरल है? तो पूरा फेडरल है कौन? अमेरिका। लेकिन भारत का बात किया जाए तो भारत पूरी तरीके से क्या है? पूरा फेडरल नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं ज्यादा पावर है। फेडरल मतलब क्या होता है? जहां दोनों के पास समान पावर है, इक्वल पावर है। वैसा कहां पे होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका का देश और अमेरिका का जो स्टेट है, दोनों के पास पावर होता है, ताकतवर होता है। लेकिन हमारे वहां पे स्टेट के पास पावर है, अपना गवर्नमेंट है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं जितना कि केंद्र सरकार है। यानी कि इसका मतलब क्या है? क्वाजी फेडरलिज्म, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर बट फेडरलिज्म। क्लियर कि नहीं? बताओ, समझ में है ना? आगे हम फीचर समझते हैं। आगे क्या फीचर समझते हैं कि इंडिया का संविधान जो है भारत को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड parliamentary system. Indian constitution adopted parliamentary system of governance.
यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। भारत का संविधान जो है भारत के लिए एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की है और संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जहां पे जो देश चलाया जाएगा वो कैबिनेट के द्वारा चलाया जाएगा। जो देश का जो रियल हेड होगा, जो सरकार का जो मुख्य प्रधान होगा, जो देश चलाएगा, सरकार चलाएगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को आसान भाषा में और शब्दों में समझा जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर रूल होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर रूल होता है। जैसे हमारा देश में प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड होता है। किसका हेड होता है? रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सबसे मुख्य अधिकारी होता है। वो जो कह दिए वो होगा हमारा देश में, है ना। देश का प्रधानमंत्री आते हैं, भाइयों और बहनों कल से 8 बजे के बाद से, है ना, 8 बजे आते हैं और बोलते भाइयों और बहनों देश की स्थिति को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अगला दिन से लॉकडाउन। देश का प्रधानमंत्री फिर आते हैं मन की बात में, भाइयों और बहनों 1000 रुपया और इतना रुपया का नोट जो है नोटबंदी। क्यों? ब्लैक जो मनी है उसको वापस लाना है। यानी हमारे देश में सारा जितना भी जो देश का सबसे हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और यही तो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में राष्ट्रपति तो होता है लेकिन वो रियल हेड नहीं होता है सरकार का। सरकार चलाने का रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टैंड की नहीं? समझ में आया? अच्छा, प्राइम इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक और आधार पे समझ सकते हो। एक तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सबसे हेड होता है। हमको तो भैया देखो, सरकार किसी का भी बन सकता है, हवा बहुत है ना, लेकिन रूरल एरिया और तमाम एरिया एक जगह को देखकर तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन पॉलिटिक्स हर कुछ हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट ये हो सकता है। और इस आधार पर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अपने आसपास का माहौल देख के तुम ये नहीं पता लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, क्योंकि तुम अपने आसपास देख रहे हो। तुम्हारा आसपास से खाली सरकार नहीं बनता है ना। हाँ, तुम आसपास से देख के ये बता सकते हो कि तुम्हारा आसपास में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द गवर्नमेंट, है ना। और यू नो दैट इन पॉलिटिकल साइंस हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का तो सबसे इंटरेस्टेड चीज है स्टेट गवर्नमेंट, ये सब वही तो पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जब तक आप सर्वे नहीं कर लेते हो, जब तक आप घूरते नहीं हो पूरे बंगाल को, सो आप नहीं समझ पाते हो लोगों की मन क्या है। और बंगाल के जो वोटर्स है वो बड़े चालाक इंसान है। बंगाल के वोटर सामने कुछ और दिखाएंगे, पीठ पीछे कुछ और है ना। बंगाल के यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द माइंड्स ऑफ वोटर्स ना, यू नो, एंड दैट इज व्हाई ऑल द एग्जिट पोल ऑफ बंगाल, जितने भी बंगाल में एग्जिट पोल होता है, इलेक्शन के पहले जो एग्जिट पोल निकलता है सबके सब रॉन्ग होता है जब रियल रिजल्ट आता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? बंगाल के वोटर्स भैया बहुत सियाना है। जो पॉलिटिशियंस बंगाल के वोटर्स को हल्के में लेता है वो पॉलिटिशियन बड़ा पछताता है। इसीलिए बंगाल के वोटर्स जो है ये वो जमीन है जहां के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, अब बुद्धिमान है भैया। बिरयानी दोनों तरफ से खाएंगे, उसके बाद वोट जाके किसी और में गिरा देंगे। ऐसा इंसान है। जाई हो, ठीक है, जो है ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जहां पे प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? रूल करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग कहां से लिए थे तो बताई थे, इंग्लैंड यूके से लिए। पार्लियामेंट का मदर किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ इंग्लैंड इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड वी एक्चुअली टुक फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, दिस सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव होता है was under the control of legislature. Executive is responsible towards legislature. क्या बता रहे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन रूल करता है? कैबिनेट। कैबिनेट सिस्टम होता है, इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट सिस्टम। यानी कैबिनेट का मतलब होता है जो प्रधानमंत्री का जो केंद्रीय जो संघीय मंत्री होते हैं वही लोग एक्चुअली क्या करते हैं? रूल करते हैं।
है ना, जिनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलता है वही सरकार बनाते हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक सबसे खास बात क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एक तो कैबिनेट रूल होता है, हम एक बता दिए कि लेजिस्लेचर के नियंत्रण में होता है एग्जीक्यूटिव, है ना। ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब हमारे देश में कौन होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर है तो सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये सब के सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट। सबको पार्लियामेंट आना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, कितना कर रहे हो, और पार्लियामेंट के बगैर परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट सबसे ऊपर होता है, इसलिए हमारा नाम भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कई नामों से जाना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम। पार्लियामेंट्री को प्राइम मिनिस्टर सिस्टम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। पार्लियामेंट्री को कैबिनेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नाम है तीन अलग अलग चीज का, सिस्टम एक ही है, संसदीय प्रणाली, नाम कई सारा है। अंडरस्टैंड, हाँ यहां तक समझना है, फीचर समझना है यहां तक, है ना। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स आगे समझते हैं, पार्लियामेंट्री समझना है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा संविधान एक और बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। क्या बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी हमारे देश में जो है जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस रखा गया है ना। हमारे देश में देखोगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और एक और चीज है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। हमारे देश में जो जुडिशियरी है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट भी है और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मतलब सिंगल, सिंगल जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड मतलब सिंगल जुडिशियरी, और इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, स्वतंत्र। जरूरी है ना। न्याय व्यवस्था, सभी को न्याय मिले, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो आपका जो न्यायपालिका है, जो न्याय करने का काम करता है, वो न्यूट्रल रहे, वो क्या रहे, इम्पार्शियल रहे, है ना। तब तो जाके वो आपको न्याय दे सकता है, इधर उधर ना देख के डायरेक्ट न्याय दे सकता है। वरना उसके ऊपर अगर प्रेशर आ जाए तो फिर वहां के तो इंसाने हैं ना, भगवान तो है नहीं, इंसाने हैं, जज है। अब उनके ऊपर प्रेशर हो जाए, प्रेशर आ जाए तो क्या कर सकते, हो सकता है कि वो न्याय से भटक जाए। तो इसके लिए उनके लिए इंडिपेंडेंस रखा गया है। इसीलिए इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 50 में देखोगे हमारे संविधान में बात किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या रहेगा, अलग रहेगा। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या होगा, अलग होगा। एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंटरफेयर इन जुडिशियल एक्टिविटी एंड जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ने सरकार, सरकार के कामों में, सरकार जुडिशरी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा और जुडिशरी सरकार के कामों में टांग नहीं अड़ाएगा। तो न्याय करने के लिए, अच्छा इसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, इसके लिए भारत में क्या किया गया है, इसके लिए कई सारा मेथड अपनाया गया। सबसे पहले क्या मेथड अपनाया गया है, सबसे पहले यहां पे मेथड अपनाया गया है कि हाई सैलरी, जजों को सैलरी अच्छा मिले और साथ ही साथ सैलरी के साथ साथ क्या, टाइम टू टाइम सैलरी मिले। अब ऐसा ना जज काम कर रहे, न्याय दे रहा है, हमारा घरे चलाने में दिक्कत हो जा रहा है, तो बाहर में जाए तुम्हारा न्याय व्यवस्था, दो खोका दो, हाँ जाओ, बड़ी ये नहीं हो रहा। देखो हो सकता है ना, हो ही सकता है भाई। देखो अगर कोई काम कर रहा है, अगर पैसा नहीं मिल रहा है, उसका भी तो जरूरत है ना, उसकी भी तो आवश्यकताएं है ना, उसकी भी तो एक्सपेंसेस है ना, तो उसकी एक्सपेंसेस कहां से चलेगा, उसकी एक्सपेंसेस के लिए तो आपको तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना टाइम टू टाइम। अगर आप नहीं देते हो टाइम टू टाइम तो फिर वो क्या करेगा, दूसरा सोर्स लगाएगा, दूसरा सोर्स लगाएगा तो फिर वो क्या करेगा, न्याय व्यवस्था को हैम्पर करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा उसमें, वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेगा। सामने वाले से बोलेगा बड़ा पार्टी है 2 करोड़ दे रहा है, तो 2 करोड़ ले लिया, हाँ वही बात है, न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगा, न्याय नहीं होगा लोगों के साथ। इसके लिए जरूरी है उनका टाइम टू टाइम सैलरी हो, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को 2,50,000 रुपया दिया जाता है टाइम टू टाइम। अच्छा
इंडिपेंडेंट तरीके से न्यायपालिका काम करे, इसके लिए जरूरी है हाई क्वालिफाइड एलिजिबल जज अपॉइंट हो ना, है मेथड्स ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट जो हो, अच्छे जजों की नियुक्ति हो ना, पढ़े लिखे मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो। जजेस शुड बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब होता है कानून के आधार पे जजों का क्या होना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए, है ना, उनके मेरिट के आधार, मैंने पढ़ाई लिखाई के आधार पे ना भाई, एग्जाम क्वालिफाइड के एक्सपीरियंस देखो, नॉलेज देखो, उस आधार पे उनको अपॉइंट करो। इस आधार पे नहीं कि अमुक इंसान है, ये आधार पे नहीं कि जनता ज्यादा सपोर्ट, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पढ़ लिख के आना होगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। न्याय व्यवस्था चलाने के लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। न्याय कैसे करोगे, पढ़े नहीं लिखे हो तो न्याय कैसे करोगे, सबसे बड़ा बात है। तीसरा, हटाने का विधि कठोर हो, है ना, रिमूवल प्रोसेस जो हो, रिमूवल प्रोसेस मस्ट बी टफ, है ना, नहीं समझ आया हम क्या बता रहे हैं। इनको हटाने का, इनके पद से हटाने का विधि क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि सरकार के विरोध में कोनो डिसीजन दे दिए और सरकार अगला दिन बोला रुक बेटा हमारा गलत ये करता है, अगला दिन सरकार क्या किया, इनको पद से ही हटा दिया, तब तो हो गया। तो बोला ना भैया रहे तो मेरा घर द्वार कैसे चलेगा, ये डर रहेगा अगर जज के अंदर, तब तो फिर वो कैसे सही न्याय कर सकेगा, बिना डरे फियरलेस जस्टिस कैसे दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इनका रिमूवल प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक हो। जब तक खुद ये गलत ना हो तब तक इनको कोई पद से ना हटाएगा, तो इस आधार पे कि वो बड़ा इंसान था, उसके खिलाफ ये डिसीजन दे दिए। समझ में आया कि नहीं, इस आधार पे इंडिपेंडेंट रखा जाता है जुडिशियरी को, और ये हमारा संविधान इंडिपेंडेंस करवाता है। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, ये जुडिशियरी हमारा सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर कौन है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे एट द टॉप द सुप्रीम कोर्ट, बिलो इट हाई कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट है, बिलो इट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सारा डिसीजन कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुना देगा इसके खिलाफ कहीं जा सकते हो नहीं, रो के मानो हंस के मानो मानना पड़ेगा, अन्ना मानोगे तो दिएगा खाने भर, है ना। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर आप नहीं माने आदेश तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट का अगर आदेश आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई अपील ना होगा ना, सरकार हो प्रजा हो सबको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब बड़ा बड़ा नेता लोग चुप हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो, समझ में है ना, सुप्रीम कोर्ट का भाई है ना, उनका आदेश का पालन नहीं करोगे ना तो तुमको लटका देगा, ओकरा के मतलब ही नहीं है तुम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और देश का राष्ट्रपति, डोंट केयर, आई एम द जज एंड दिस इज माई कोर्ट एंड दिस इज माई रूल, और हम यहाँ के सब कुछ है, करता धरता सब कुछ। हाँ, लेकिन जज भी कानून के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं अपने मन से। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, आ रहा है समझ में। अच्छा, हमारे देश में एक और सिस्टम है, फीचर्स है, क्या फीचर्स है, सिंगल सिटीजनशिप। क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। देखो हमारा संविधान जो है सिंगल सिटीजनशिप का बात करता है। तुम बोलोगे सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, अरे देखो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश के कहीं भी पैदा हो, किसी स्टेट में पैदा हो, किसी गली में पैदा हो, किसी जगह में पैदा हो, कहीं पे भी कोनो अंधेरी नगरी में पैदा हो, तो भारत का ही नागरिक होंगे। If you are born in anywhere part of India, you become the citizen of India. मैटर नहीं करता कौन सा स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे एक ही को तो नागरिकता ही मिलता है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। तो ये हमारा सिंगल सिटीजन है, हम कहीं पे, जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरा तो जन्म चलो बंगाल में हुआ है, लेकिन हम लोग के घर के सारे लोग बिहार में रहते थे, तो बिहार में ही तो सबका पैदा हुआ ना, तो कहा बिहार के नागरिक हुआ, कहीं पे भी तुम पैदा होगे तुम भारत के नागरिक, यानी सिंगल सिटीजन ही मिलता है तुमको, नेशनल सिटीजन मिलता है, देश का नागरिक मिलता है। जब पासपोर्ट बनाओगे तो वहां पे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये ना लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ बंगाल, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। वोटर आईडी कार्ड पे लिखा रहता है सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार कार्ड पे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। लास्ट सबसे खास बात क्या है, एडल्ट
एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, हमारा संविधान क्या करता है, एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। तुम बोलोगे एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है? देखो, एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब समझते हो, प्रजातंत्र, जहां पे लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, लोग ही सरकार बनाते, लोग ही सरकार गिराते हैं, लोग ही मालिक है देश के। दैट सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रजातंत्र। जो कल त्योहार था, लोकतंत्र में सारे एकदम वोटर्स वहां, अब वो डिसाइड करेंगे बंगाल का सरकार कौन होगा, यानी जनता के पास पावर है, एक वोट बहुत बड़ा पावर है ना। तो एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो लोग, हमारे देश में सिस्टम है 18 के अबव है, वो सभी वोटर्स हैं, ऑल आर एलिजिबल टू वोट। और 18 से अबव जितने भी लोग हैं, सभी लोग वोट डालेंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम। इसके बारे में हमारे संविधान में जिक्र है, 326 आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो भी 18 साल से ऊपर हो गए हैं और भारत में रहते हैं, वे भारत के नागरिक हुए और उनको वोट डालने का अधिकार है। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग तमाम चीज पढ़े जो हमारा क्या है, संविधान की बेहतरीन फीचर्स है। यही हमारा देश में चलता है। यही सब तुमको समझ में आ गया तो संविधान समझ में आ गया। एक एक करके हम यहाँ पे बताएं, समझ में आया? सो नेक्स्ट क्लास जो है बाकी का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।